हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट या विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपका नोट्स है। ये पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल या एसकेएम स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको यूपी बोर्ड की तैयारी, बिहार बोर्ड की तैयारी, हर एक बोर्ड की तैयारी अच्छे से करवाते हैं। साथ ही साथ एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा नोट्स दे रहे हैं। जी हाँ, एक वीडियो में पूरा पूरा आपका क्लास 10th का जितने भी चैप्टर हैं, वो चाहे आपके सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो या फिर गणित हो, हर एक चैप्टर को केवल एक वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं। आपका तो ये अध्याय एक है। सबसे पहले जो हेडिंग आती है इसमें वो आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। बोले तो केमिकल रिएक्शन। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। सबसे पहले हमको सिर्फ ये जानना है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो आपको सीधा बता देना है, वे क्रियाएं या वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें या जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में क्या होता है? संरचना पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रिया का एक भाग है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यह किसका? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? एक भाग होता है। अगर हम लोग अभिक्रियाएं देखें यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं देखें, तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? देखें तो ये हमारी दो प्रकार की होती है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की, यानी जो अभिक्रिया होती है दो प्रकार की, पहली नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने तो जान लिया, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मिस्टेक से निकल गया कि केमिकल रिएक्शन, बट हम बस रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय, दूसरा केमिकल। तो अब हम लोग जानते हैं नाभिकीय रिएक्शन। ये नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में हमेशा क्या भाग लेते हैं? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। अगर स्टार पॉइंट देखें तो पहला, जब अभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब जो अभिकारक होता है और क्या अभिकर्मक आपस में जुड़कर किसका करेंगे? उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखें तो दो दे सकते हैं। एक तो सिर्फ ये दे सकते हैं कि जब अभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और पहला लिख सकते हैं, वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। अगला स्टार पॉइंट देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें केवल जो परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे हमारा क्या है? यह जिंक ऑक्साइड है। जेडीएनओ में जिंक ऑक्साइड को किस में डालेंगे?
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 में डालते हैं तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O यानी कि जल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। अब आती है एक चीज कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, क्योंकि आपके माइंड में आता है कि सर आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती तो हैं, चलिए जान गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बट क्यों होती हैं, ऐसा क्या रीजन होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती ही होती हैं। तो हम जानते हैं कि सभी मौल भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे अस्थायित्व प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि अधिक अस्थायित्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यदि अधिक अस्थायित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होता है। अब आता है रासायनिक समीकरण। तो जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है और यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो यहां पे अगर इस अभिक्रिया का अगर विवरण देखें तो यहां पे जिंक ऑक्साइड है। जब जिंक ऑक्साइड को किस में डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट और जल का क्या होता है, निर्माण है और यही हमारी क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। अगर इसमें कुछ हम लोग देखें तो अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट और जल ये दो नए पदार्थ हैं और इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसी दोनों को, ये जो अभिक्रिया से पूर्व जो पदार्थ हैं, ये जो सिंबल है इसके पहले वाले जितने भी पदार्थ होते हैं इसको हम लोग क्या देते हैं, नाम अभिकारक देते हैं। और यहाँ पे अभिक्रिया के बाद आया है, अभिक्रिया के बाद क्या आया है, जिंक सल्फेट आया है और जल आया है। तो ये जो होता है इसको हम लोग उत्पाद का नाम देते हैं। यानी कि एक और परिभाषा देख सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। और इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो होती है पूरी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आता है रासायनिक सूत्र के प्रयोग द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखना। यानी कि रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, शब्द क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, क्या होता है, H2O। तो वही है यहाँ पे है ना, शब्दों के स्थान पर शब्द क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एक क्या हमारा शब्द है और सोडियम क्लोराइड के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। और जल है, जल के स्थान क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। यानी शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र
का उपयोग करके हम लोग, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है बस। यानी जो शब्द होते हैं उसी के स्थान पे हम लोग रासायनिक सूत्र लिख देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने की प्रोसेस है, इसकी मैं एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल में दे दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, उसको मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। तो एक रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, जैसे कि Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO। यहां पे हो जाएगा थोड़ा, इसमें से एक दिक्कत है, इसको थोड़ा आप बना लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2Mg प्लस O2 बराबर क्या बन जाएगा 2MgO। ठीक है, उपर्युक्त समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, सही है, अब इसको संतुलित करेंगे ना उपर्युक्त, क्योंकि देखिएगा थोड़ा अच्छा इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ के तब आपको हम समझाएंगे अच्छे से। उपर्युक्त समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद को 2 से गुणा करते हैं, यानी कि 2MgO में Mg तत्व के परमाणु भी 2 गुने हो जाते हैं, अतः तीर के बाईं ओर स्थित Mg को भी 2 से गुणा करते हैं। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे है Mg प्लस O2, यहाँ पे Mg कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पे बना कितना हमारा उत्पाद, यहाँ पे सिर्फ ये बना, मिस्टेक हो गया है, इसको आप काट लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे समझाना था, ऊपर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे Mg और O2 है, यहाँ पे बना क्या MgO। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है अकेला 1 ही है। और Mg का अगर देखें तो हमेशा मैग्नीशियम Mg डबल प्लस होता है, तो क्या 2 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2Mg कर देंगे और यहां पर 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे बराबर। अब यहां पे देखेंगे तो दोनों क्या हो गए बराबर, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे हमेशा नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे कर देंगे तो गलती हो जाएगा, इसको पहले लगाते हैं, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो NaOH ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण क्या है, स्वयं ही संतुलित है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सोडियम होता और यहाँ पे अकेला 1 सोडियम होता तो ये संतुलित नहीं होता। जितने इधर हैं हमारे परमाणु उतने ही इधर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम इधर कितने हैं, 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है। इधर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है OH है, OH 1 है, और इधर कितना है 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है 1 1 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, यानी कि दोनों में बराबर, इसलिए हमारा क्या है संतुलित है। अब है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि अब आपका आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य वर्णन निम्नलिखित प्रकार के, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली आती है आपकी
योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, ये योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती हैं? सीधा बता देना है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये दो को मैं ऐड करूं तो कोई एक नया बने, दो को मैं जोड़ूं तो कोई एक नया बने, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया को ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे सल्फर वायु के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि सल्फर वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो रहेगा या फिर दो से अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाएगा। तो यहाँ पे सल्फर एक हो गया, एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ हैं और दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया है इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे देंगे। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा? जल से करेगा, यानी कि H2O से क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसमें कोई पूछ ले कि चलिए बताइए ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो बता देना है। कैसे? कैल्शियम एक है, अकेला कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितने? दो है, तो यहाँ पे होल ट्वाइस यानी दो है। हाइड्रोजन कितना है? दो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? दो है। अब दूसरी जो आती है वो आती है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, यानी कि कोई बैठा है, अब उसको हटा के मार पीट कर कोई दूसरा बैठ जाए, कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पे देख लेते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं तथा लोहे की कीलों पर कॉपर धातु जमा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे है CuSO4 प्लस Fe कॉपर सल्फेट और आयरन करके फेरस सल्फेट यानी FeSO4 और कॉपर Cu बना रहा है। तो यह हमारा क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे Cu को हटाकर Fe खुद बैठ जा रहा है, इसको हटा रहा है और बैठ जा रहा है, तो प्रतिस्थापन हुआ। अगला यहाँ पे है एथिल ब्रोमाइड का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करने पर वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड है यानी C2H5Br प्लस KOH, और यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा OH है वो Br को क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है और खुद आकर बैठ जा रहा है। तो ये हमारा क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब आपकी आती है मेरे प्यारे बच्चों अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मुख्यतः एक दिशा में पूर्ण होती हैं, अर्थात अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं परंतु उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन नहीं होता, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट
यानी कि KClO3 को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहां पे देख सकते हैं, यानी कि जब अभिकारक को हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा किसमें उत्पाद में बदल जाएगा। बस पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात अथवा किसी भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे होती है जिसमें केवल एक ही होती है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा। अब आप ये सोचें कि इन दोनों को मिला के अगर हम ये बना ले तो आप कभी नहीं बना सकते, यानी कि कोई एक ही बनेगा। इसी प्रकार बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पे है, इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 हमारा क्या बना, BaSO4 और 2NaCl का निर्माण हुआ। उपरोक्त अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न हो रही, जो भी अभिक्रिया मैंने यहाँ पे दिया है। अब चौथी आती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं, अर्थात अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया तो क्या मिला, पानी को गर्म करने पर जलवाष्प मिला। जब आप जलवाष्प को ठंडा कर देंगे तो पुनः पानी मिल जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है तो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O बना रहा है। पुनः इसको आप इसमें बदल सकते हैं और इसको इसमें, क्योंकि देखिए उसका रिएक्शन यहाँ नीचे दिया गया है। यानी कि तप्त अवस्था में लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर लोहा तथा जल वाष्प प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे है रिएक्शन। और फिर पुनः देखिए, इसी को देखिए यहाँ पे उठा किए हैं। अब पहली अभिक्रिया में जो उत्पाद है वही दूसरी अभिक्रिया में क्या हो गया, अभिकारक हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा क्या है, अभिकारक है और ये उत्पाद है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमारा उत्पाद के स्थान क्या हो गया, अभिकारक, और ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। वहीं दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक है, दूसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद है वहीं पहली अभिक्रिया में अभिकारक है। ये अभिक्रियाएं अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आपकी आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आती है, वो आती है अपघटन अभिक्रियाएं। अब क्या आती है आपकी, अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती हैं, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा के प्रभाव में अपघटन को उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अपघटन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो जाती हैं, एक उष्मीय अपघटन, दूसरी वैद्युत अपघटन। जब उष्मा के प्रभाव से कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अपघटन को उष्मीय अपघटन कह देंगे, और यही है जब विद्युत के प्रभाव से होगा तो विद्युत अपघटन नाम दे देते हैं। उष्मीय अपघटन के उदाहरण जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, 2KClO3 उष्मा के द्वारा होगा तो 2KCl प्लस 3O2, और यहाँ पे दूसरा भी आपका एग्जाम्पल है। अब छठवां आपका आता है, वो आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक
सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PCl5 देखें तो PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा और पुनः इसे हमें PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा। और यहाँ पे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड NH3 प्लस HCl बना रहा है। और यहाँ पे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, H2 प्लस I2 में जा रहा है। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों उभय अपघटन अभिक्रिया। ये उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl से क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। वहीं पे CH3COOH प्लस NaOH से क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस H2O का क्या होगा? निर्माण होगा। अब आपका आता है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रियाओं में उष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है यानी कि निकलती है, उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे 2H2 प्लस O2 ये हमारा हाइड्रोजन गैस में है, ऑक्सीजन भी किसमें? गैस में है। तो ये हमारा जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो 2H2O जल और साथ ही साथ यहाँ पे 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। उसी प्रकार दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आती उष्माशोषी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है और अभिक्रिया के दौरान 42 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या रिएक्शन है, इसको आप दे सकते हैं। जल वाष्प तथा कार्बन की अभिक्रिया से जल गैस यानी कि CO प्लस H2 का निर्माण एक उष्माशोषी क्या है? अभिक्रिया का है। यहाँ पे N2 प्लस O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 42 किलो कैलोरी उष्मा की भी आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि रिएक्शन तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ इसको उष्मा की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम लोग हमेशा और हमेशा उष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे उष्मा निकल रहा है, इसलिए उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपकी आती है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है? पृथक होता है यानी कि अलग होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसी सतह काली पड़ जाती है, यानी जो उसकी सतह होती है, उसकी जो सतह होती क्या होती है? काली पड़ जाती है। और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन 2Cu प्लस O2 को गर्म करेंगे तो 2CO बनाएगा। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन क्या होता है? निर्मुक्त होता है। यानी कि हाइड्रोजन तो जुड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? निर्मुक्त होगा यानी निकलेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक धातु को मुक्त कर रहा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक धातु बना रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड को मुक्त कर रहा है। अब है आपका संक्षारण,
ये संक्षारण क्या होता है? तो वायु और जल की उपस्थिति में अधातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। वायु और जल की उपस्थिति में, वायु और जल जब आपस में उपस्थित होंगे, जुड़ेंगे, तो वहां पे अधातु क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। इसी क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे से जंग लगने का संक्षारण का अगर उदाहरण देखें तो निम्नलिखित है, जैसे यहाँ पे है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? उस अभिक्रिया में, यानी कि इस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक है, कॉपर सल्फेट में जाकर कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है और जिंक को स्वयं बैठ जा रहा है, तो हमारा क्या है? विस्थापन है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दो यौगिक के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट नोट्स के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जो कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 है, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 है मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आप कह सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इसलिए आप पूरा इसको पढ़िए। जहां पे कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए, मैं उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और ऐसी नोट्स चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।